गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने रेडिएशंस के बारे में डिस्कस किया था, स्टीफन लॉ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अपनी कॉपी में सभी बच्चे हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब आप लोग एक चीज समझना, लास्ट टाइम हम लोगों ने बच्चों जो स्टीफन लॉ डिस्कस किया था ना, स्टीफन लॉ, इसमें क्या डिस्कस किया था? सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल, कि डी क्यू बाई डी टी जो होता है ना, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एमिसिविटी सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। ठीक है, अगर कोई रेडिएशंस, अगर कोई, ये केस कब था? अगर मान लिया बच्चों कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, वो किसी एनक्लोजर में रख दी जाए बच्चों, ये एनक्लोजर है जिसमें रख दी जाए ये बेटा, ठीक है, और इसका टेम्परेचर टी नोट है और बॉडी का टी टेम्परेचर है, यही बताया था। तो जो रेडिएशंस उस एनक्लोजर से बाहर जाएंगे ना, जो रेडिएशंस उस एनक्लोजर से बाहर जाएंगे बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला ये था टी स्क्वायर। मतलब इससे जो रेडिएशंस निकलेंगी ना, उसको टी नोट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि टी नोट टी ग्रेटर देन टी नोट है बेटा, टी ग्रेटर देन टी नोट है। इस केस में मैंने ये वैलिड किया था, ठीक है। अब देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर, लास्ट लेक्चर देख लेना, अगर मैं कहूं कि अगर इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा ना नहीं है, तो मान लिया बेटा, यानी कि टी और टी नोट के बीच में बहुत ही स्मॉल गैप हो, जिसको मैंने बोल दिया डेल्टा टी, अगर ऐसा है तो बेटा, तो क्या स्टीफन लॉ वैलिड हो जाएगा? नो, तब स्टीफन लॉ वैलिड नहीं होगा। स्टीफन लॉ वैलिड कब होता है? जब टी ज्यादा होता है, टी नोट के कंपैरेटिवली ग्रेटर देन होता है, तब ये वैलिड होता है। लेकिन अगर ये कंपैरिजन एक दूसरे के साथ इक्वेट, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, 0.01 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो जाए, मान लिया बेटा इस और इसके बीच का ये है 5 केल्विन और ये 5.0.001, जो भी आप ऐड करना चाहो, मतलब दो बॉडी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम है तो क्या होगा? तो क्या ये स्टीफन लॉ वैलिड हो जाएगा? नहीं, ये बात स्टीफन लॉ वैलिड ओनली व्हेन टी और टी नोट के बीच का गैप क्या हो? बहुत ज्यादा हो। ठीक है बेटा, तो इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझना बच्चों, ये क्या होगा? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड बॉडी इज लेस, ठीक है, देन स्टीफन लॉ क्या करेगा बताओ? उस चीज को होल्ड नहीं कर पाएगा। जो कल वाली इक्वेशन मैंने बताया तो होल्ड नहीं कर पाएगी। तो जो इक्वेशन होल्ड करेगी कौन करेगी? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन होल्ड करेगी। ठीक है, मान लिया बेटा मैं आपसे कहूं सिंपल, देखो एक बार इसकी स्टेटमेंट बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन पहले चलो एक चीज इसको प्रूव करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला स्टीफन लॉ है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, जब टी और टी नोट का टाइम गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर ये एक दूसरे की अप्रोक्सीमेट है, डेल्टा टी क्या है? स्मॉल, अगर है तो क्या होगा? टेम्परेचर का डिफरेंस बॉडी के बीच में और सराउंडिंग के बीच में जहां हीट जा रही है वहां पे, तो क्या होगा? चलो इस फॉर्मूले को वैलिड करके देखते हैं। देखना बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इक्वेशन बनेगी या नहीं? देखो, डी क्यू इज इक्वल टू ई सिग्मा ए, अगर बच्चों में टी को लिख देता हूं टी नोट प्लस डेल्टा टी, यानी कि टी नोट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन मान लिया बेटा, यही ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं मैं, टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो मैंने यहीं पर रिप्लेस कर दिया। इस चीज को आनी चाहिए इक्वेशन, अगर गैप कम है तो भी। तो देखो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए, देखो ठीक है, ये पावर 4 होगी, सबकी होगी ना, तो मैं टी की पावर 4 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, बायो के बच्चे ध्यान देना अच्छे से, ये होगी सिग्मा, यहां 1 होगा क्योंकि यहां तो है ही नहीं, ये टी नोट की पावर 4 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहां बचेगा 1 प्लस
यहाँ क्या बचेगा, टी नोट मैंने कॉमन लिया है तो टी नोट की पावर 4 बार आई है, लिया तो टी नोट कॉमन था इनमें से, लेकिन 4 पावर थी तो टी नोट की पावर 4 बार आई है, तो क्या होगा, यहाँ बाई में टी नोट हो जाएगा बच्चों, इसकी पावर 4 और माइनस यहाँ 1 बचेगा। ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए मैथमेटिकली। क्लियर है बेटा? अगला पॉइंट समझो। अगर आपको लगे कि ठीक है सर, ई सिग्मा ए टी नोट की पावर 4, ये जो एक्सपेंशन है ना बच्चों, ये जो मैंने यहां पे लगा, इसको सोल्व करने के लिए क्या एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, याद रखना। इसको एक्सपेंड करना है ना, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन ही यूज करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना है। तो वो क्या कहता है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है कहीं, उसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये इन्फिनिटी तक सीरीज चलती है, तो मैं क्लियर होगी। मतलब अगर 1 प्लस एक्स कुछ भी इस तरह की, उसकी पावर 10, 8, 5 कुछ भी दे, तो उसको इस एक्सप्रेशन के थ्रू बेटा एक्सपेंड किया जा सकता है। क्लियर है? तो होगा कैसे, देखो ये 1, ये x होगा बेटा, ये x हो गया, तो इसको कैसे रखेंगे, ये वैल्यू x मान ली। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस, देखो मैं यहीं पे सोल्व कर दूं इसको, देखो 1 प्लस एन एक्स, मतलब n क्या है 4, इस x के आगे आएगी तो 1 प्लस 4 इंटू डेल्टा टी बाई टी, ठीक है, प्लस का साइन आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये आगे की टर्म हम लेते क्यों नहीं है बेटा, अब लेंगे नहीं। रीजन क्या है, जब डेल्टा टी बाई टी की पावर इसका स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि ये x है ना पूरा, डेल्टा टी बाई टी ये x है पूरा, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर भी होगा आगे जाके। इसका मतलब जो स्क्वायर होगा, डेल्टा टी तो बहुत स्मॉल है, जब किसी स्मॉल को उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, तो इसलिए आगे वाले टर्म को काउंट नहीं करते। अब एग्जैक्ट नहीं ये बात करना चाहिए, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालते हैं। क्लियर है? अदरवाइज तो बहुत इनफाइनाइट तक सीरीज आती है बेटा, तो कहां तक कितने टर्म लोगे, इसका मतलब तुम लोगों को ये चीज छोड़नी पड़ेगी। यहां तक आगे आएंगे तो क्या बन गया बताओ, माइनस का 1, ये आगे बेटा टी नोट माइनस का 1 बन गई बात। अब देखो जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ गई, ई सिग्मा ए टी नोट की, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो देखो बेटा मल्टीप्लाई 4 डेल्टा टी अपॉन टी नोट, देखो ये आ गया ना सोल्व करने के बाद, टी नोट से टी नोट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 आगे ले लो, कांस्टेंट है, ई सिग्मा ए टी नोट की पावर 3 इंटू डेल्टा टी, ये आ गया ना बेटा। और डेल्टा टी क्या था, टी माइनस टी नोट, लिख दो यहाँ पे 4e सिग्मा ए टी नोट की पावर 3, इसको लिख दो टी माइनस टी नोट डेल्टा टी, ठीक है। अब सुनो, ये इक्वेशन तब है जब टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम है तो इस इक्वेशन को होल्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब यही इक्वेशन किसकी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की है, याद रखना। इसका यही इक्वेशन किसकी बन गई, न्यूटन। ये आगे जो दिख रहा है ना, ये सब कांस्टेंट है, याद रखना, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये टी वेरिएबल है, इस बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे रेडिएशंस निकालती जाएगी तो ये टी वेरिएबल होगा, लेकिन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना, तो हम स्टार्टिंग में मेंटेन करके चलते हैं कितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है बेटा, इसका वो टी नोट जो है ना, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे टी नोट वेरिएबल, टी नोट नहीं है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, ओनली टी, यानी कि जो कोई चीज कूलिंग होती है, बाहर रेडिएशंस निकालती है, तो बॉडी की टेम्परेचर डाउन होता जाता है, तो ये टी बॉडी का टेम्परेचर है जो वेरिएबल है। लेकिन सराउंडिंग को क्या मानते हैं, वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसका नाम है टी नोट। क्लियर है? क्योंकि सराउंडिंग की कोई रेस तो होती नहीं कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो तो इनफाइनाइट रिजर्वोयर होता है टाइप से, इसका मतलब उसके पास जो भी टेम्परेचर जाएगा मंगाने थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो मतलब इस टर्म को हम कांस्टेंट मानते हैं, इसको वेरिएबल मानते हैं, तो ये कहते हैं टी माइनस टी नोट डेल्टा टी। इसको हमें के का नाम दे लूं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाए बताओ, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू के, इसको के नाम दे दिया, के इंटू ए, इस ए को अलग कर लो, एरिया कम ज्यादा हो सकता है, इंटू में क्या बनेगा टी माइनस ए टी नोट। बेटा याद रखना, ये जो सिचुएशन, ये जो स्टेटमेंट आई है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की स्टेटमेंट है। तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो आप लोग आराम से चेक कर सकते हो कि ये इसमें टी माइनस टी नोट है और इसमें टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन होल्ड होगी, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो स्टीफन लॉ की इक्वेशन यूज होगी। क्लियर है? तो तुम लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, स्टीफन लॉ
स्टीफन लॉ होल्ड ओनली व्हेन, ये नोट लिख लेना, होल्ड ओनली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टी एंड टी नोट, टी नोट बॉडी का, टी नोट सराउंडिंग का, इज क्या लिखो, लार्ज। ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। अगर आपको लगता है कि उनके बीच का डिफरेंस ज्यादा है तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन होल्ड होगी, ये आप स्टार लगा लो। अगर मान लिया डिफरेंस कम है, इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड, ये इक्वेशन यूज होगी। अगर टी और टी नोट के बीच का गैप अगर बच्चों कम है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इक्वेशन। आई थिंक ये चीज तुम्हें क्लियर होगी अपने माइंड में, कब ये इक्वेशन यूज करनी है, कब ये इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट क्या लिखे सर, स्टेटमेंट यही है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर वगैरह कुछ नहीं, द टेम्परेचर डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसकी स्टेटमेंट अगर पूछी जाए कहीं बोर्ड के एग्जाम में तो बच्चों इस तरह से लिख देते हैं। देखो अगर मैं कहूं कि ये सिचुएशन बन जाए तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये देखो ये लिखनी है, तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन, इस पूरे का नाम रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन होता है बच्चों, डी क्यू बाई डी टी को एक साथ बोलते हैं। तो पर यूनिट एरिया भी डिवाइड में आएगा, per unit area is directly proportional to टेम्परेचर डिफरेंस, बस सिंपल, टी माइनस टी नोट के साथ ये लिख सकता हूं ना। तो क्या लिखोगे, अगर कहीं कॉम्पिटिटिव पार्ट में आए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इक्वेशन ये होती है बेटा, डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस ए टी नोट के, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला समझो, अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो क्या होगा कि यहां ना एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो डी क्यू है ना, ये डी क्यू, इस डी क्यू को पता है क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को आप लोगों को पता है, डी क्यू को लिखते हैं एम सी डी टी। अगर आप लोग ये समझो जो डी क्यू होती है ना, ये होती है एमसीडीटी। सी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बेटा, याद रखना। एम होता है मास ऑफ बॉडी, डीटी कितना टेम्परेचर चेंज करते हैं, क्लियर है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो इसका मतलब यहां पे एमसीडीटी यानी कि एम है मास ऑफ बॉडी, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब हीट कैपेसिटी करवाऊंगा तब ये चीज बताऊंगा क्या होती है। ये हर बॉडी की अलग अलग होती है। जो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट दी जाती है, किसी बॉडी में 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना हो ना, और वो हीट देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्लियर है। dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी बेटा याद रखना, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। ये वर्ड तुम लोगों में से याद रखना। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो ना, तो कितनी हीट दे सकते हैं हम, तो ये लिखते हैं एमसीडीटी। मतलब अगर इस इक्वेशन को यहां रिप्लेस कर दूं ना, क्योंकि ये हीट तो बाहर निकाल रही है वो बॉडी, इसका मतलब जो अगर बॉडी हीट निकालेगी तो क्या चेंज करेगी, अपने टेम्परेचर को चेंज करेगी, कूल हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन को यहां रिप्लेस कर सकता हूं ना बेटा, तो अगर इस इक्वेशन को यहां रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, डी क्यू बाई डी टी में एम सी डी टी
अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू के ए टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। लो बेटा, अगर आप इसको इधर डिवाइड में एमसी के अपॉन एमसी लेके जाओगे तो आपका कंसेप्ट क्या बनेगा बताओ। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। देखो, अगर मान लिया बच्चों, नोट करते चलना, अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो कि सर ठीक है, यहां से dt बाई dt में निकालना चाहूं, dt बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू के ए अपॉन एमसी, मास फॉर स्पेसिफिक हीट, टी माइनस टी नोट, ठीक है। और देखा जाए तो ये सब कांस्टेंट होता है, क्लियर है ना। एरिया भी कांस्टेंट होता है उस बॉडी का, ये के पहले से एक कांस्टेंट ले रखा है। मास स्पेसिफिक हीट हर बॉडी की अलग अलग होती है, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किसको कितना चाहिए होती है, तो ये सब कांस्टेंट है। तो मैं dt बाई dt को एक कांस्टेंट और ऐड कर दूं कैपिटल के, तो बेटा कैपिटल के ऐड कर दिया, टी माइनस क्या है, टी नोट, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब यह साइन माइनस आता है कई जगह पे, क्यों, क्योंकि कूलिंग होती है ना, कूलिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, साइन माइनस, कूलिंग के लिए साइन क्या ले लेते हैं, कई जगह पे माइनस साइन ले लेते हैं। तो ये मत समझना कि माइनस साइन क्यों आया है, तो माइनस साइन होता है कूलिंग की वजह से, बेटा याद रखना। बॉडी यानी कि dt क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो dt तो माइनस में आएगा ना। तो इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या आएगा बताओ, माइनस dt बाई टी के इंटू टी माइनस ए टी नोट, ठीक है। अब इसको ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन अगर ड्राइव करनी है तो थोड़ा सा मैथमेटिकली आगे बढ़ाते हैं, तो ये बनेगा dt बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बेटा क्लियर है, जहां से जहां उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है, कितना टाइम लगेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। सब बच्चों को पता है कि मान लिया बॉडी कूल हो रही है इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक, ठीक है। तो क्या होगा बताओ कि दोनों साइड इंटीग्रेशन, मान लिया आप किसी बॉडी को कहां तक कूल करना चाह रहे हो, T1 से T2, मान लिया T1 से T2, और यहाँ टाइम स्टार्ट कर दो क्या होगा 0 टू T, या जो भी आपकी मर्जी है। बेटा याद रखना, इस इंटीग्रेशन को आप अगर सोल्व करोगे ना, तो ये dx बाई एक्स है, क्या है, dx बाई एक्स है। तो आपका जो बन जाएगा, लिमिट अगर ना भी लो, इनडेफिनेट बनाओ तो क्या बन जाएगा, मान लो लिमिट नहीं है, पता नहीं कहां से कहां पुल करना कौन सा, तो इसका मतलब क्या होगा, log e t माइनस टी नोट, इसका इंटीग्रेशन ये होता है बेटा dx बाई का, और यहाँ का माइनस के टी, और इनडेफिनेट है ना तो कांस्टेंट c ऐड होता है। बेटा ये इक्वेशन होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, याद रखना कि log t माइनस टी नोट माइनस के टी प्लस क्या होगा c ले सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ कंडीशंस दे रखी है, उन कंडीशंस को यहाँ रिप्लेस कर दो, उससे रिजल्ट आ जाता है। तो इसके ऊपर स्टार लगा लो। इस इक्वेशंस को, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड करके एक इक्वेशन है। अब देखो, अगर कोई बॉडी हीट निकाले तो कूली तो होगी ना, कूल होगी तो रेडिएशंस कहाँ निकलेगी, बाहर। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उस अगर फॉर्मूले को, इसको एक्सपेंड करता हूं इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला था, तो आपका इक्वेशन ये निकल के आती है माइनस के टी प्लस सी। कैसे निकाल सकते हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ कंडीशंस वगैरह पुट करके यहां से जो चीज आपको चाहिए, टेम्परेचर और बॉडी चाहिए, किस टाइम में कितना टेम्परेचर था, वो इस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ये और ज्यादा क्लियर टॉपिक से बनेगी। तो लेकिन याद रखना, इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन है, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सर ठीक है, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है कि आपको मैंने बताया था ना कि जो बॉडी रेडिएशंस निकालती है ना, वो वही निकाल पाएगी जिसने रेडिएशंस एब्जॉर्ब की है, याद रखना। ये बात क्रिचॉफ्स ने बताई थी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के साथ एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, क्रिचॉफ्स लॉ, मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं। क्रिचॉफ्स लॉ ने क्या बताया था, देखो, फिर मैं इस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। स्टीफन लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का होता है, चल गया। अब क्रिचॉफ्स का लॉ क्या कहता है, क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ वो पता है। क्रिचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, अगर गुड एब्जॉर्बर हमेशा गुड एमिटर होंगे, याद रखना, उसके अकॉर्डिंग ये थी, ओनली दैट स्टेटमेंट, गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, बस दैट्स इट। ये किसने बताई थी, क्रिचॉफ्स लॉ। कई बार स्टेटमेंट पूछा कि व्हाट इज क्रिचॉफ्स लॉ, यही है, क्लियर है। अगर आपको लगता है, हाँ, अगर इसकी स्टेटमेंट क्या है कि बेटा एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिंग पावर
हमेशा किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आई बात? मतलब ये स्टेटमेंट भी क्रिचॉप्स ने ही दी थी। और ये समझो इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वही एमिट भी ज्यादा करेगा, रेशियो क्या आएगा बराबर, तो कम एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर फैक्टर वाला भी कम आएगा, क्योंकि गुड बैड एब्जॉर्बर आर बैड एमिटर बेटा। तो इसका मतलब ये रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। और एक कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के, याद रखना। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्रिचॉप्स सेकंड लॉ, सॉरी क्रिचॉप्स लॉ, द रेशियो ऑफ, प्लस 2 क्लास में होता है क्रिचॉप्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू क्रिचॉप्स लॉ द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द absorbing power is always constant, और किसके इक्वल होगी बताओ, हमेशा कांस्टेंट तो होगी लेकिन किसके इक्वल होगी, किसके, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी की, इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। इस बात को समझो, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना, क्रिचॉप्स लॉ की स्टेटमेंट को। मतलब अगर एमिसिव पावर, अगर मैं आपसे कहूं कि सर देखो एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की, इसको बोल दिया स्मॉल ई, ठीक है। कोई मतलब प्रॉपर वेवलेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं हम, किसी प्रॉपर वेवलेंथ पे चेक कर रहे हैं एमिसिव पावर कितनी है, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर भी बोलते हैं, प्रॉपर वेवलेंथ डाल के पता लगाते हैं, अच्छा इतनी एमिट की, इसने इतनी एब्जॉर्ब कर ली, तो प्रॉपर वेवलेंथ ए लैम्डा इज ऑलवेज कांस्टेंट, एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्बिंग पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और किसका बराबर होगी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है ई लैम्डा, याद रखना है स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट इज ई लैम्डा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, नोट कर लो। ये एमिसिव पावर और ये एब्जॉर्बिंग पावर किसी भी बॉडी के लिए जनरल केस है ये, ठीक है। इज ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। और किसके बराबर आएगा, ये एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। चेक करो, देखो मान लिया एब्जॉर्बिंग पावर मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब 1, कल बताया था ना, मैक्सिमम मतलब 1, अगर एब्जॉर्बिंग सबसे ज्यादा हो जाए 1, क्लियर है, तो ये फैक्टर 1 जाएगा, तो इसका मतलब कोई बॉडी की एमिसिविटी ब्लैक बॉडी के बराबर हो जाएगी, याद रखना। इसका मतलब यही है, अगर ये कोई भी एब्जॉर्प्शन 0 हो जाए, क्लियर है, क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, इसका मतलब ई लैम्डा यानी कि एमिसिविटी 0, मतलब कोई भी वो एमिट कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो मतलब समझो अगर ए लैम्डा 1 हो जाए, ए लैम्डा 1 हो जाए बच्चों, ए लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो ई लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा, मतलब हमारी बॉडी की जो एमिसिव पावर है वो ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर हो जाएगी, क्लियर है ना। ये तो सबको पता है, 100% एब्जॉर्ब कर ली, इसका मतलब जो पॉसिबल तो है नहीं, क्लियर है। लेकिन अगर आपको लगता है ए लैम्डा 0 हो गया, ई लैम्डा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब प्योर रिफ्लेक्टर है, वो एब्जॉर्प्शन है ही नहीं बेटा। तो ये दोनों कंडीशंस, इसका रेशियो जो ज्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो ज्यादा एमिट करेगा, उनका रेशियो लेगा तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। बात किसने बता दी, क्रिचॉप्स ने। और किसके बराबर हो जाए कांस्टेंट, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होगा, क्लियर है। तो ये बात कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है, क्रिचॉप्स लॉ के। ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा। मैं लिख देता हूं कैपिटल ई लैम्डा क्या है, या तो भूल जाओगे, कैपिटल ब्लैक की एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन और ये क्रिचॉप्स लॉ हमेशा अपने माइंड में रखो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेस पे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।